नमस्कार दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बिना ये अधूरा है। मतलब जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, आप सब जानते हैं, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप किया था 1943 में। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि उन्होंने एक बैंक का भी स्टैब्लिशमेंट किया था और उस बैंक के द्वारा करेंसी भी जारी की जाती थी। और वो नोट्स मैं आपको बता दूं, आज भी लोगों के पास हैं और कई सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये जो पूरा बैंक की हम बात कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या था, इसमें किसने कंट्रीब्यूट किया था, और इस बैंक के द्वारा जो नोट्स जारी किए गए थे वो आज भी जो लोगों के पास है, लोगों ने यहां पर चाहा कि उसको यूज किया जाए भारत में। तो उससे रिलेटेड भी स्टोरी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई का जवाब भी आया था इसको लेकर, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आज आखिरी दिन है साल की सबसे बड़ी सेल का। स्टडी आईक्यू पर हर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सबसे बड़ी सेल आती है। अगर आप कोई भी हमारे कोर्सेज लेते हो, स्पेशली फ्लैट 47% डिस्काउंट आप ले सकते हैं आज रात 12 बजे तक हमारे किसी भी यूपीएससी कोर्स में। 2026 की तैयारी हो, 2027, 28 कोई भी, और आपको यूज करना होगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, दिक्कत है, यहां पर मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बैंक सेटअप किया था। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज के डेट में हम देखते हैं ना भारत के अंदर, उसी प्रकार से उन्होंने अपने सरकार के लिए एक बैंक ऑफ आजाद हिंद ये स्टैब्लिश किया था रंगून में। देखिए क्या है ना कि अगर आप म्यांमार देखोगे पहले, जिसको बर्मा कहा जाता था, तो इसकी कैपिटल आज के डेट में नैपीतौ है, ये आप देख सकते हो। लेकिन इसके एकदम नीचे जब आप आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा यंगून। पहले इसको रंगून कहा जाता था, ठीक है। तो इसी जगह की बात कर रहे हैं। यहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए एक ट्रेजरी के तौर पर काम करता था ये बैंक ऑफ आजाद हिंद, और इस बैंक के द्वारा अपना खुद का करेंसी भी जारी किया जाता था ताकि सॉवरेनिटी को स्टैब्लिश किया जा सके। क्योंकि बस कह देना कि हमारी सरकार है, हमारा देश है, ये काफी नहीं होता। जरूरी होता है कि क्या उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं कि नहीं। तो इसी की वजह से यहां पर जो आईएनए के द्वारा वॉर लड़ा जा रहा था, तो उसमें मदद करता था ये पूरा बैंक। मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन पहला तो यही आता है कि बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई अ बैंक। तो नेताजी, देखिए क्या है कि वो सिर्फ आर्मी को ही रेज नहीं कर रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी जो रेज किया जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही साथ वो कोशिश कर रहे थे कि एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया जाए। जैसे आज के डेट में आप तिब्बतियन गवर्नमेंट देखते हो ना धर्मशाला में, कुछ उसी प्रकार से उनकी कोशिश थी कि मिनिस्ट्रीज हो, उसके अंदर न्यायपालिका हो, कोर्ट हो, और साथ ही साथ एक बैंक हो जो कि यहाँ पर फंड्स को कलेक्ट कर सके, सेफगार्ड कर सके, डिप्लॉय कर सके। तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया आजाद हिंद बैंक, जो कि सरकार को, उस समय की जो आजाद हिंद गवर्नमेंट है, उसको प्रैक्टिकल कैपेसिटी और सिंबॉलिक लेजिटिमेसी देता था। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब उस समय जो वॉर लड़ा जा रहा था, तो सैनिकों को पेमेंट करना है, सप्लाईज बाई करने हैं, तो उसमें मदद होती थी। और सिंबॉलिक लेजिटिमेसी क्या है कि अगर आप कोई भी सरकार स्टैब्लिश कर रहे हो, तो आपको यहां पर क्या वो सरकार मनी इशू कर रही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से लेजिटिमेसी इंपोज करने के लिए कहीं ना कहीं ये सब कुछ किया जा रहा था। अप्रैल 1944 में बताया जाता है कि रंगून में ही यहां पर एक खाली बंगला था जमाल एवेन्यू में। तो वहां पर उस खाली बंगले को एक हफ्ते के अंदर अंदर बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था। एक्चुअली उस समय यहां पर जो आई विटनेस थे एस ए अय्यर, उनके द्वारा यह सब कुछ बताया गया कि कैसे एक हफ्ते के अंदर जो कारपेंटर्स हैं उनको बुलाया गया, काउंटर्स लगाए गए, सेफ बनाए गए, और यहां पर जो पूरा बैंक है वो स्टैब्लिश हो गया था। और मैं आपको बता दूं, इस बैंक के चेयरमैन भी यही थे, एस ए अय्यर, जिनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर इसके अंदर कैपिटल कितना था, क्योंकि कोई भी अगर हम बैंक की बात करते हैं तो उसमें एक मिनिमम कैपिटल होता है। तो ऑथराइज जो कैपिटल अगर आप देखोगे जिससे ये ओपन किया गया था, वो 50 लाख रुपए था। एंड धीरे धीरे करके यहां पर अचानक से पता चलता है कि बहुत सारा पैसा जो है इस बैंक के अंदर आ रहा है इंडियन डायस्पोरा के द्वारा। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में, बर्मा में, मलेशिया, सिंगापुर, वहां पर जो भारतीय रह रहे थे, उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा, कई लोगों ने तो अपना पूरा का पूरा जो संपत्ति उन्होंने जमा किया था वो सब कुछ इस बैंक में डाल दिया। यहां पर बताया जाता है कि $215 मिलियन, सोचिए, कुछ ही समय के बाद जो है यहां पर इस बैंक में जमा हो जाता है। तो ताकि लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही है, फाइट की जा रही है, उसमें कोई भी कमी ना आए। और यहाँ पर बताया जाता है, फॉर एग्जांपल, रंगून बेस्ड एक गुजराती बिजनेसमैन थे,
उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो एंटायर फॉर्च्यून था करीब 1 करोड़ का, वो नेताजी के कॉज के लिए दे दिया। इसके अलावा यहाँ पर बेताई फैमिली जैसे हीराबेन और हेमराज बेताई हैं द्वारका से, उन्होंने भी यहाँ पर अपना लगभग 50 लाख रुपए नेताजी की अपील के कहने पर कर दिया और दोनों को सेवक ए हिंद मेडल से भी नवाजा गया था। और यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ज्वेलरी, वैल्यूएबल्स सब कुछ दे दिया था। तो ब्रॉड पिक्चर यहाँ पर यह है कि जो डायस्पोरा था, इंडियन डायस्पोरा था, वो पूरी तरह से मदद कर रहा था। बैंक में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बैंक जो है एग्जैक्टली करता क्या था, किस तरह से सर्व करता था? जो बैंक ऑफ आजाद हिंद है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए ट्रेजरी का काम करता था, मतलब कि फंड्स को आना ले जाना, सेफगार्ड करना। फिर इसके अलावा पे मास्टर की तरह, मतलब जो आईएनए वॉर लड़ रही थी तो उसके लिए फाइनेंसिंग अलाउ करना, डिपॉजिट, हॉस्पिटल्स का खर्चा, लॉजिस्टिक्स हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, ये सब के लिए पैसा खर्च होता था। साथ ही साथ यहाँ पर इशूअर ऑफ करेंसी यूज्ड इन आईएनए कंट्रोल टेरिटरीज, मतलब जहां जहां पर आईएनए कंट्रोल टेरिटरीज थे वहां पर इस जो नोट्स थे उसको जारी किए जाते थे, उसका एक्सचेंज होता था। तो ये 3 मेन फंक्शंस थे इस बैंक को स्टैब्लिश करने का। लेकिन यहां पर अगर हम करेंसी की बात करें, इसके डिजाइन, डिनोमिनेशंस में आपको दिखाऊंगा करेंसी। बेसिकली क्या बताया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर बैंक ऑफ आजाद हिंद, ये आपको देखने को मिलेगा। ये करेंसी आप देख सकते हो यहां पर, ये 1000 रुपए की करेंसी है, बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस, जय हिंद, इस तरह से ये आपको नोट देखने को मिलेगा जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये तस्वीर भी बना हुआ है। और राइट साइड में अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पर आपको कुछ इंडिपेंडेंस से पहले का जो मैप है ना, कुछ उस प्रकार का ये आपको देखने को मिलेगा। ये वाले मैप में भी आप देख सकते हो, ये जो नोट है ये 1 लाख रुपए का नोट है, आप देखिए ध्यान से। और यहां पर स्वतंत्र भारत लिखा हुआ है और कुछ इस प्रकार का जो मैप है वो आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1 लाख तक रुपए के जो नोट्स हैं वो जारी किए गए थे। और उसका पर्पज यही था, जैसा मैंने आपको बताया, कि सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश करना और साथ ही साथ जहां जहां पर आईएनए थी, जो टेरिटरी थी, वहां पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ये काम करता था। फॉर एग्जांपल आज के डेट में ये भी बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ और भी कई सारे जो फिगर्स थे उनके भी पिक्चर्स थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताजी के थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कैप्टन लक्ष्मी सेगल, तो कई लोगों के आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत का इंस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया यहां पर मैप पर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखो क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि क्या ये जो पैसा था, क्या ये भारत में एक लीगल टेंडर की तरह काम करता था? देखो, चाहे आप ब्रिटिश के समय में बात करें या फिर आज के डेट में भी, ये लीगल टेंडर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं आपको बताता हूं, 2016 में जब मोदी सरकार ने यहां पर डीक्लासिफाई किया था फाइल्स को, तो उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री को बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे एंड काफी अनयूजुअल था। पिटीशंस ये था इसके अंदर कि कई ऐसे बोरोवर्स थे जिन्होंने उधार लिया हुआ था बैंकों से, तो यहां पर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन चाहते थे कि अगर उनके पास ये वाले नोट्स पड़े हुए हैं, 1-1 लाख रुपए के नोट्स पड़े हुए हैं, क्या उसके थ्रू ये अपना कर्जा चुका सकते हैं? तो ये इस तरह के रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो यहां पर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिप्लाई आता है कि एज पर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 यहां पर इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया और साथ ही साथ कहा गया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है और आरबीआई ही सोल अथॉरिटी है बैंक नोट्स जारी करने के लिए। तो ये एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन बड़ा आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसको लीगल टेंडर आज के डेट में, या फिर क्योंकि उस समय ब्रिटिश का रूल था तो उस समय तो हो ही नहीं सकता था, तो ये चीज नहीं है। खैर, यहां पर हिस्टोरियंस इसको इतना सिग्निफिकेंट क्यों मानते हैं, ये जो बैंक स्टैब्लिश करना, करेंसी जारी करना? देखो, सबसे पहला तो यह है कि बैंक को बनाना अपने आप में बड़ा काम होता है, करेंसी जारी करना। तो यहां पर वॉर फाइटिंग के लिए करेंसी की जो जरूरत पड़ती है वो दिखाता है नेताजी का फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। मतलब सिर्फ बैटल फील्ड टैक्टिक्स के लिए नेताजी नहीं जाने चाहते थे। आप सब जानते हैं उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था, काफी इंटेलिजेंट थे, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ वो काम करते थे। उनको पता था कि अगर हमें सरकार स्टैब्लिश करनी है तो सब कुछ होना चाहिए। फिर दूसरा यहां पर डायस्पोरा पावर, मतलब ये दिखाता है कि जिस तरह से इंडियन डायस्पोरा ने बढ़ चढ़कर मदद की, पैसे जमा किए, तो वो भी इस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में काम कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में ही जो भारतीय हैं वही लड़ रहे थे, भारत के बाहर भी लोग मदद कर रहे थे। साथ ही साथ यहां पर करेंसी को एज अ सॉवरेनिटी, मतलब कि जो नोट्स जारी किए जा रहे थे भले ही वो लिमिटेड क्वांटिटी में थे, लेकिन ये डिप्लोमेटिक सिग्नल देता है आजाद हिंद एक गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी। इट वाज नॉट जस्ट अ रेबल आर्मी। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पर टाइमलाइन क्या, मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूं। 1943 अक्टूबर में
प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया गया था सिंगापुर में, ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद जो गवर्नमेंट है। फिर 5 अप्रैल 1944 को ये बैंक ऑफ आज़ाद हिंद ये इनॉग्रेट किया गया था रंगून में। और इसके साथ साथ 1944-45 में नोट्स वगैरह जारी किए गए, फंड्स यूज़ किए जाते थे आईएनए के कैंपेन वगैरह में। लेकिन 1945 के बाद आप सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार होती है, इसकी वजह से आईएनए भी कोलैप्स हो जाता है और बैंक भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन नोट्स आज भी लोगों के पास हैं। तो आई होप कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, इससे रिलेटेड मैं चाहता था आज आपको बताऊं, वो आपको जानने को मिले होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है इंडियन नेशनल आर्मी और फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ये आज आखिरी डेट है साल के सबसे बड़ी सेल की। मतलब अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हो, या आपके पास आखिरी मौका है रात 12 बजे तक मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, मतलब इतना बड़ा ऑफर आपको फिर नहीं मिलने वाला साल में, क्योंकि 47% का डायरेक्ट ऑफर दिया जा रहा है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, या फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों स्टडी आईक्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी आईक्यू के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।